अपने बच्चे के इमोशंस को समझने वाले तदनु और इमोशन के अनुकूल यानी तदनुकूल व्यवहार करने वाले आप सभी अभिभावक गण एवं संरक्षक गण, आप सभी को श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष अभिवादन करती हूँ। और साथ ही आप सभी व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, शेयर करने वालों का, सजेशन देने वालों का, कॉम्प्लीमेंट्स देने वालों का और हमारी कही हुई बातों में से शंका उत्पन्न होने पर उनके समाधान के इच्छुक व्यक्तियों का श्री अरविंदो सोसाइटी आभार प्रदर्शित करती है। पिछले सेशन में मैंने जिद के विषय में बताया था कि बच्चा जिद क्यों करता है और जिद करने के क्या कारण हैं, क्या परिणाम होते हैं और उसका समाधान क्या होता है। और आज मैं इसी के ही भाई या बहन क्रोध के विषय में आपसे बात कर रही हूँ कि हम आपके लिए सभी के लिए एक समस्या है कि बच्चा गुस्से वाला बहुत है और आज के समय की जनरेशन में तो कुछ ज़्यादा ही ये होता चला जा रहा है कि हमारे बच्चे को क्यों सदा आता रहता है क्रोध। हमें चिंता है यही बनेगा उनके भविष्य निर्माण में अवरोध, क्योंकि जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसका जीवन सहज सरल नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बन गई होती है। वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हर चीज़ में उसका गुस्सा है। भई सामने वाला तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वही बात मैं आपसे कहती हूँ कि आप उस स्थिति में स्वयं को रख कर देखिए। अगर आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, तो आपने खुद को तो हानि पहुँचाई ही है। कितनी सारी परेशानी आपको अंतर्मन में हुई होगी, किस तरह का आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, खुद आप कितने परेशान थे, कितने उग्र हैं और उस समय आपकी मनः स्थिति कितनी परेशान होगी, किस तरह से आप परेशान होंगे। पर साथ ही आप सामने वालों के लिए भी हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हानि पहुँचाने के साथ-साथ सामने वाला, केवल कहते हैं ना, काट की हांडी एक बार ही पकती है, क्योंकि एक बार ही वो आपसे बात करना चाहेगा, अगली बार वो बात नहीं करेगा और हँस कर के पीछे जाकर के आपका उपहास उड़ाता रहता है। अरे! इससे क्या बात करनी है, ये तो पागल आदमी है, इसको तो गुस्सा बहुत ही आता है। क्रोधी आदमी को सब पागल भी बोल देते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो? तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे के अंदर क्रोध जो है, क्रोध की अत्यधिक प्रवृत्ति हो या क्रोध जो है चरम सीमा पर हो, जिससे कि वो अपनी गृहस्थ जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में व्यवस्थित ना हो सके। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम स्वयं से सीखते हैं। जब हमसे गलती होती है, तो हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारी जो प क्योंकि जो हमसे हुआ, वो हम बच्चों को करने नहीं देते और हम चाहते हैं हमसे भी आगे हमारा बच्चा जाए। तो जब हम स्वयं से सीखते हैं ते हैं, तो अपने अनुभवों के आधार पर, क्योंकि हम तो अनुभवी हो चुके, हमने वो समय देख लिया, तो हम अपने बच्चों को अनुभव के आधार पर उस रास्ते पर डालना नहीं चाहेंगे। यही बात आज मैं आपसे कर रही हूँ कि अपने अनुसार, कि हमारे समय में तो ऐसा होता था, हमारे तो एक चाँटा लग जाता था, हम गुस्सा होते थे, हम ज़मीन पे लेटते थे, तो 2 और लात लग जाती थी या 2 चाँटे लग जाते थे और हमें खड़ा कर दिया जाता था। पर आज की जो पेरेंटिंग है, वो आपके समय की पेरेंटिंग नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। स्वयं सोचें कि हमारे साथ अगर ऐसा होता, जिस तरह की पेरेंटिंग आप करने जा रहे हैं, जैसा कि आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस तरह से पल्लवित हों, उनका पोषण इस प्रकार का हो, तो आप सोचिए कि अगर हमारे साथ ऐसा पोषण होता, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। या हमारा पोषण इतने अच्छे तरीके से हुआ कि हमें क्रोध को आने ही नहीं दिया गया, इसी कारण आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो फिर आपका और त इस तरह का जब आप सोचते हैं, परंतु आप बहुत अच्छी तरह से पोषण कर रहे हैं, फिर भी आपकी इच्छा के अनुरूप या आशानुरूप रूप बच्चा उस तरह का नहीं हो रहा, उसके अंदर जो इमोशनल कंडीशन है, बहुत ही उथल-पुथल के साथ है, एक अजीब-सी स्थिति तरंगित हो रही है, उसकी जो हार्मोनल के या इमोशनल जो कंडीशन है, बहुत उथल-पुथल हो रही है, तरंगित हो रही है, तो आप परेशान हो जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं। तो
आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो खुद को, अपने गुस्से को रिज़ॉल्व कर सके और अपने एक शांत चित्त वाला व्यक्ति बन सके। आज हम इसी से बातें कर रहे हैं, क्योंकि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियाँ वरदान है। आपके सामने एक चुनौती के सामने आपका बच्चा खड़ा हुआ है, वो आपको एक वरदान के स्वरूप में ले लिए इस वरदान के स्वरूप में मिला हुआ है, तो जो उनके अनुसार व्यवहार करे वो पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थी तो आप हैं, मेहनत तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी संतान है, किसी और की संतान नहीं है, आपकी संतान, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। तो यही वाली बात है कि आप इस तरह के हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्रोध तो स्वाभाविक होता है। एक ये जो एंगर है, ये तो एक नेचुरल इमोशन है। हर किसी के अंदर होता है। प्रकृति ने बनाया ही हम लोगों को ऐसा है कि जितने भी इमोशंस हैं सब काम देने वाले हैं। नहीं तो हम मनुष्य नहीं, पशु तक में तो एंगर होता है, क्रोध होता है, और वो भी हिंस अगर आप उसको छेड़ते हैं, तंग करते हैं, तो क्या होता है कि उसको वो एंगर आपको परेशान कर देता है, कठिनाई कठिनाई में ला कर के खड़ा कर देता है। तो हमारे जो एंगर है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर सबसे बड़ी बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन-सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं बच्चे की। बच्चे के एंगर को फेस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट को फेस कर रहे हैं, या फिर उसकी एलोनलेस को नेस को फ़ील कर रहे हैं कि एलोननेस, कभी-कभी बच्चे को गुस्सा आता है तो वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता। तो और कभी एरोगेंट को फ़ेस कर रहे हैं, यानी वो बहुत अभिमानी हो गया है, बहुत बिना बात ही गुस्से में ऐसा होता है कि मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो वो वाला अभिमानी पन को आप फ़ेस कर रहे हैं, या फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इस बात को आप कर रहे हैं, या आप कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उसका कारण जानना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और क्योंकि बच्चा बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप जैसा चाहें उसको, जिसके अपने अनुसार उसको बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अंकुरण, वही आपके ही अंकुरित आपके अंदर जो भावनाएँ भी थीं, जो पल्लवित हो गई, पुष्पित हो गई, वही बीज तो उसके अंदर विद्यमान है। तो आप चाहें तो उसको उसी तरह से आकार दे सकते हैं, उसी प्रकार की खाद, पानी, गुड़ाई, निराई करके आप उस बच्चे को एकदम पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या करेगा कि वो विकृत होकर के, वो पौधा जो है, बच्चा रूपी पौधा, आपकी संतान रूपी पौधा, एक विकृत मानसिकता का शिकार हो जाएगा। और विकृत मानसिकता के शिकार के साथ-साथ उसके अंदर क्या है कि एक विशृंखलता आ जाएगी, टूटन आ जाएगी, जो कि आगे चल कर के एक समाज को, राष्ट्र को स्वस्थता ना दे करके अस्वस्थता देने लगेगी। ये मानते हैं ना इस बात को आप? तो सब बच्चों के गुस्सा करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। प्रारंभ से ही बच्चे को देखिए कि कोई बच्चे चीज़ें पटकते हैं, कोई बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, कोई बच्चे ज़मीन पर लेटने लगते हैं अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से में आकर के, और कुछ बच्चे तो ऐसा रोते हैं कि साँस तक उनकी नहीं निकलती, साँस तक घुट जाती है कि उस समय आप घबरा जाते हैं कि इसका चेहरा लाल हो रहा है और इसकी साँस रुक रही है। तो आप उस समय क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और कई बार तो बच्चे इतने शैतान भी होते हैं कि बिना आँसू के ही रोने लगते हैं, और कई बार ऐसे डिमांड करते हैं, और कई बार तो इतने चिड़चिड़ाते हैं, चिड़चिड़ाना शुरू करते हैं। ये सब उसके क्रोध के एक तरीके ही हैं, जिसे कि आपको फेस करना पड़ता है और उस पर फोकस करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, टेम्पर टेंट्रम जो ये थ्रो करते हैं, टेंट्रम जो थ्रो करते हैं, अगर वो ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करनी पड़ती है। उससे कंसल्ट करना पड़ता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसके इमोशंस को देख कर के, उसको ध्यान के
के आपको ध्यान दिला करके उसकी बातों को और कई तरह की थेरेपी से उसको संयत सकते हैं, शांत बना सकते हैं। अब होता क्या है कि हम बच्चे की फिज़िक पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि वो कैसे चल रहा है, कैसे घूम रहा है, उसका हाथ कैसे काम कर रहा है, वो किस तरह से उसके दाँत निकल रहे हैं, पर हम कभी उसके इमोशंस पर ध्यान नहीं देते। जबकि देखा जाए जो क्रोध है, गुस्सा है, ये एक इमोशनली रीज़न है, इमोशनल रीज़न है। आप देखेंगे कि 1.5 से साढ़े 3 के बच्चे में अगर क्रोध आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो क्रोध आएगा और धीरे-धीरे वो ठीक होता चला जाएगा और बच्चा नॉर्मल स्थिति की तरफ आ जाएगा। उसका कारण क्या है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो उसके माध्यम से वो आपका तक पहुँचाना चाहता है, आप तक अपनी बात करता है। परंतु जैसे-जैसे वो साढ़े 3 साल का होता है, तो वो व्यवस्थित होता चला जाता है। अगर ऐसा हो गया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल का बच्चा जब वो बोलना शुरू करता है, ये एज इसकी इस समय बहुत इमोशंस उसके फ्लो हो रहे होते हैं। तो उस समय उसके अंदर ज़्यादा इस तरह की संभावनाएँ होती हैं। तो यानी मैं जो कह रही हूँ साढ़े 3 साल तक तो बच्चा उस परिस्थिति में आ गया है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। और सबसे पहली बात ये है कि अगर आप उसको सँभालने में परेशान हो रहे हैं, उसको सँभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रयत्न करिए। क्योंकि कहते हैं ना, मेरी असफलताओं में मेरा आत्मविस्तार देखो, परिणाम से पहले प्रयत्न का आधार देखो। आपको परिणाम तो करना पड़े प्रयत्न तो परिणामों को देख कर के जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। आप कितने प्रयत्नशील हैं, कितने आप अपने बच्चे के प्रति सेंसिटिव हैं, ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है। कि आप उसके लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसके तदनुरूप आचरण कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित बनाने के लिए किस प्रकार का कर रहे हैं, ये आपके ऊपर ही व्यवस्था निर्भर करती है। अब क्या है सबसे ज़्यादा पिता तो बाहर चले जाते हैं, पर अधिकांश वैसे तो माताएँ भी बहुत जाती हैं, परंतु कुछ माताओं के साथ ये है कि अधिकांश माताएँ अभी भी हमारे यहाँ घर पर रहती हैं, तो उनको ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो माँओं के और माएँ ही सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से अपने बच्चे को समझ पाती हैं। अब कारण क्या-क्या हो जाते हैं, चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि क्या कारण है कि बच्चे के अंदर गुस्सा आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी क्या है ये नॉर्मल ही बात है कि जब हम बच्चे को शेयर करने के लिए कहते हैं, तो बच्चा नहीं चाहता, उसकी मनपसंद चीज़ है। वो नहीं चाहता कि किसी से शेयर किया जाए और आप उससे कह रहे हैं नहीं, नहीं बेटा शेयर करो। भाई-बहन भी आपस में होते हैं तब एक-दूसरे से चीज़ें छीनते हैं, शेयर करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और वो उसको तोड़-फोड़ करने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो एक बड़े की जो प्रवृत्ति होती है वही एक छोटे बच्चे की होती है, बस वो उग्र रूप में होती है और वो व्यवस्थित हो जाती है। वो बड़े लोग भी अपनी चीज़ों को ऐसे शेयर नहीं करते पर क्योंकि वो बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं, तो वो उसको एक सहज सामाजिक जीवन मान करके उसके साथ अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं। परंतु जो बच्चा है वो शेयर करना नहीं पसंद करता, इसलिए उसको गुस्सा बढ़ता चला जाता है। कई बार क्या है उसको चीज़ें नहीं मिलती, कोई चीज़ वो चाहता है कि मुझे ये मिले और उसके लिए जब वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो अपना गुस्सा दिखाता है, पैर पटकता है, छीनने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो वो भी है और फिर जब हम उसको चीज़ दे देते हैं, तो वो सीख लेता है कि सीख कर ये सोचता है कि ये चीज़ मुझे रोने, गाने, चीखने, चिल्लाने से मिल जाती है, तो हमेशा जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वो चाहता है कि मैं रोऊँगा, चीखूँगा, चिल्लाऊँगा, गुस्सा करूँगा, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे ये चीज़ दे देंगे और उसी को वो रिपीट करने लगता है। अच्छा कई बार जब बच्चा शुरू-शुरू में स्कूल जाना शुरू करता है 3 साढ़े 3 का बच्चा, तो उसकी जो बॉडी साइकिल है, जो फिज़िकल साइकिल है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, उसका जो सुबह की व्यवस्था है सब नहीं, तो वो उसे जाने में भी परेशान होता है। तो इसलिए भी उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, परेशान होता है। तो स्कूल जाने पर भी कई बच्चे गुस्सा करते हैं। कई बार क्या होता है फिज़िकल ट्रिगर होता है, यानी कि बच्चा
बता तो पाता नहीं, खुद भी नहीं एहसास कर पाता कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो जब उसके अंदर कमी होती है, अभाव होता है, तो उसको प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो वो फिर रोता है। भूख, प्यास, नींद, इन सारी बातों के लिए वो रोना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ा होना होता है, गुस्सा अपना प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उसको रिस्पॉन्ड जैसे कि कभी-कभी हम उसको मार देते हैं, तो वो भी अपने गुस्से में आकर के आप पर हाथ मारने लगता है। छोटे बच्चे को देखिए तड़ाक से मारता है क्योंकि वो तो अननोन है, अनजान है। ये तो हमने सामाजिक व्यवस्था बनाई ना कि बड़े को नहीं मारना चाहिए, हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो आपको मारने लगता है, तो वो अपना गुस्सा प्रदर्शित करता है। और वो भी क्या कहते हैं, जब हम वैसा रिस्पॉन्स करते हैं तो वैसे ही है। और जब हम बच्चे को करते कहते हैं क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करोगे आप, क्यों कर रहे हो? तो भी उसको गुस्सा आता है। और वो क्योंकि टोका-टाकी, रोका-राकी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, उसको बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसके लिए रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही ये तो हो गई जैसे बचपन की बात। किशोरों का तो मैंने पूरा सेशन ले रखा है, किशोरों की व्यवस्था के बारे में, किशोरों की किशोरावस्था, एडोलसेंस एज में तो काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेज़ डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, तो वो तो खुद ही नहीं समझ पाते कि मुझे क्या करना है। तो उनका क्रोध एक अतिरेक पे होता है, एक उग्र स्वभाव पे होता है। ज़रा-सी देर में वो प्रसन्न हो जाते हैं, ज़रा-सी देर में खुश भी हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर किशोरों में हार्मोनल चेंजेज़ की वज़ह से गुस्सा बहुत तेज़ आता है और उनको टोका-टाकी पसंद नहीं आती। कई बार वो स्वयं को समझदार समझते हैं, तो दूसरों के ऊपर उन्हें गुस्सा निकालने का बड़ा वो होता है, लीडरशिप होती है, उसके कारण वो गुस्सा निकालने लगते हैं। ये दिखाते हैं कि जो है कई बार क्या होता है कि वो दोस्तों के साथ वो देखता है कि मेरा दोस्त भी अपने माता-पिता में, अपने परिवार में ऐसे गुस्सा करता है, उसकी बातें मान जाती हैं, तो वो भी ऐसा करने लगता है। कई बार कि जब आप तुलना करने लगते हैं अपने बच्चे की किसी बच्चे के साथ या किसी पड़ोसी के साथ या रिश्तेदारों के बच्चे के साथ, तब भी उसको क्रोध आने लगता है क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता कि उसको कंपेयर किया जाए। और कई बार जब हम उसको पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पाते, तब भी है। इतने सारे कारण मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है मेरे से बहुत सारी बातें छूट गई हों। तो जो भी बातें आपको के मन में आ रही हैं, आपके मस्तिष्क में आ रही हैं, वो कृपया आप इसमें आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख कर के दीजिए। तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमसे कितना कुछ छूट चुका है। तो अब इसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ हम चाहें कि इसके समाधान के विषय में सोचें। आज मैं बहुत बड़ा सेशन नहीं लूँगी क्योंकि लंबा हो जाता है तो वो एक बोरियत देने लगता है। तो इसीलिए मैं तुरंत ही आपके समाधान पर आ रही हूँ और छोटा सेशन कर रही हूँ कि हमें बच्चे की मेंटल हेल्थ पर असर ना पड़े, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें बच्चों के साथ यही है कि जब्त कि परिणाम से पहले हमें प्रयत्न का आधार देखना चाहिए और अपनी असफलताओं में अपना आत्मविस्तार देखना चाहिए। हम किस तरह से उस बच्चे के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, उस बच्चे को हम किस तरह से उस क्रोध नामक राक्षस से निकाल पा रहे हैं, जिसने कि उसको जकड़ा हुआ है, वो खुद परेशान है। बच्चा नहीं समझ पा रहा कि मुझे किस तरह से करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें यही बात सीखनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इस क्रोध नामक राक्षस का असर ना पड़े। तो हमें क्या है, सबसे पहले उसमें देखना चाहिए रूट कॉज़ कि आखिर इसका मूल क्या है? इसकी मूल क्या है कि किस कारण से बच्चे को गुस्सा आ रहा है? जैसे मैंने आपको कई सारे कारण बताए, तो उस कारणों में से भी हो सकता है, उसके अतिरिक्त भी कोई कारण हो सकता है। सबसे पहले हमें उसके रूट कॉज़ को देखना पड़ेगा, मूल कारण को देखना पड़ेगा और उसके साथ ही हमें अपनी कार्यप्रणाली को विस्तार देना पड़ेगा क्योंकि हमें ये सब सीखना पड़ता है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें सीखते रहना होता है क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। बच्चा ही हमें अनुभव देता है और उसके माध्यम से हम बच्चे को
ठीक करते चले जाते हैं, क्रोध से बचाते, गुस्से से बचाते चले जाते हैं। एक सबसे पहले हमें क्या होता है कि रूटीन सेट करना पड़ेगा बच्चे को। पहले प्रारंभ में क्या होता था कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे माता-पिता हमें समझाते थे, हम वहाँ जा रहे हैं, देखो बेटा वहाँ पर ऐसा नहीं करना, वहाँ पर ये नहीं करना। पर आजकल कुछ मैं ये कमी देख रही हूँ कि बच्चों का रूटीन सेट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि ऐसा होगा। तो वहाँ पर हमें बताना चाहिए, बेटा हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती हैं। तो जिससे बच्चे का माइंड मेकअप हो जाए, हैं? बाहर है, घर में है कि देखो दोपहर के समय ये नहीं मिलेगा, सुबह के समय ये नहीं मिलेगा, रात्रि के समय में ये नहीं मिलेगा। आप इस समय घूम सकते हैं, इस समय खेल सकते हैं, इस समय आप दूध पिएँगे, इस समय आपको सोना अवश्य है। तो हमें क्या है, एक रूटीन सेट करना पड़ता है। अगर बच्चे को हम कहीं बाहर ले जा रहे हैं, तो हमें पता हो कि बच्चा भूखा भी हो सकता है, हमारा समय ये है, समय बच्चे को भूख भी लग सकती है, उस समय उसको प्यास भी लग सकती है, तो हमें उसका प्रबंध करके साथ-साथ ले जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है अपने आप परेशान होता रहे और चिड़चिड़ा होता रहे, गुस्से में भरा हुआ हो और हम कहते हैं हम उसको डाँटते रहें, पता नहीं ऐसे शोर मचाता रहता है, ऐसे ही तंग करता रहता है। तो हमें एक रूटीन सेट करना पड़ेगा और उसको हमें एनकरेज भी करना पड़ेगा। बेटा चाहे रो, गाओ, कुछ भी करो, तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती, हैं? और शांत भाव से कहो, शांति से हमें बताओ, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वही हम करेंगे। एक अगर आप शांति से बिना रोए-गाए और बिना शोर मचाए अगर आप हमसे बात कहेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे। परंतु अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो जब हम करते हैं तो बच्चे का माइंड सेटअप हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है और बच्चा उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। और क्योंकि कहते हैं ना सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। ये मैंने एक बार पढ़ा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एक ये सेंटेंस था, वो मुझे एकदम याद आया कि सामर्थ्य तब होती है जब हमारे अंदर इच्छा होती है। तो जब हम इच्छा बनाते हैं कि हम बच्चे को इस तरह से सेट कर सकते हैं, तो हम समर्थ होते चले जाते हैं और हमें सामर्थ्य अपने आप आती चली जाती है। और साथ-साथ अगर बच्चा कोई खराब काम करता है, तो उससे गलती हो जाए तो हमें उस समय इग्नोर कर देना चाहिए। मान लीजिए ग्लास टूट गया या कुछ है, जानबूझ के तो कोई बच्चा नहीं कर रहा, लापरवाह तो नहीं लापरवाही से या उसके हाथ से फिसल गया, उस समय थोड़ा-सा हमें इग्नोर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि पलटकर वो गुस्सा भी हमें दिखाने लगे। इन छोटी-छोटी और भी बहुत सारी छोटी बातें, ये तो एक मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहा, तो छोटी-छोटी सी बातों को हमें इग्नोर करते हुए चलना चाहिए और साथ-साथ हमें जो है कभी भी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और अब्यूज़ तो कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें गाली-गलौच से घर में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आजकल सभी पेरेंट्स जो हैं बहुत ही जागरूक होते चले जा रहे हैं, पर फिर भी मेरे को कहने पर बनती आ रही है, कहना चाहती हूँ मैं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा ऐसा ही करता है कि ना तो वो कभी गाली देता है, ना बच्चों की गलतियों पर डाँटता है, ना ही उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो और कभी-कभी हम गुस्से से बच्चे को कैसे बचा सकते हैं कि जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो हम बच्चे से सलाह लें। बेटा आपके लिए ये चीज़ ली जाए, तो हम इस तरह से करें तो कैसा रहे? और उसके साथ-साथ उसका कारण भी बताएँ कि हम ऐसा किस लिए सोच रहे हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपना माइंड सेट कर लेता है कि अरे ये तो इसमें तो मुझे भी इन्वॉल्व किया गया, मुझे भी इन्वॉल्व किया है तो ये वाली बात तो सही होगी। हाँ मम्मा ऐसा करिए, हाँ पापा ऐसा करिए और क्या कहते हैं उसका वो गुस्से का कारण नहीं बनेगा क्योंकि उसको लगता है ये बात तो मेरे द्वारा ही कहलवाई गई है, ये तो मैंने ही कहा है। तो एक उसके अंदर सामर्थ्य भी आ जाती है। हर परिस्थिति को में अनुकूलन स्थापित करने की। तो वो जो है स्वयं में अपने को रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगता है। साथ-साथ कि अगर अच्छा काम करता है बच्चा तो उसे हमें प्रेज़ करना चाहिए, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। ब और बुरा करे जैसा कि मैंने पहले कहा तो उसमें अटेंशन ही नहीं देनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए यानी इग्नोर मार दो उसको। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम आउट करो। जब बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, तो बिना बात गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो एक बहुत अच्छा ये ना बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है
हमारे व्यवहार का बहुत ही इफ़ेक्टिव, उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए एक ऐसी जगह खड़ा कर दो जो बोरिंग सा कोना हो घर का, कि तू यहाँ बैठ और सोचो क्या गलती है, और फिर उसके बाद तो ज़्यादा देर नहीं, बच्चे की अवस्था के अनुसार आप उसे दो। जैसे किसी को 3 मिनट दे दो, किसी को 2 मिनट दे दो, किसी को 4 मिनट, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा आप मत बैठाओ। धीरे-धीरे क्या है, जब बच्चा वहाँ पर होगा, रोते-रोते आप कभी बार, पर उस समय कोई भी कोई भी उसको इंटरप्ट ना करे, और इंटरैक्ट ना करे, ज़रा भी इंटरैक्ट ना करे कि वो है। और कोई भी भाई-बहन से या खुद को भी देख लीजिए कि हँसने लगो, देखो-देखो ये क्या कर रहा है, हँस रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस समय में, ना हँसे। तो एक ये इस इफ़ेक्टिव वे से कई बार बच्चों का क्रोध शांत हो जाता है। उस समय वो शांत भाव से सोचते हैं, और जब पता है, वो कहते हैं ना, एक सेंटेंस आता है अरण्य रोदन, कि जो है जंगल में कोई नहीं रोता, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं होता। जब उसने देखा कि कोने में बैठा दिया गया है, कोई मेरा सुन ही नहीं रहा, तो बच्चा जो है रोता और क्रोध भी नहीं करता, तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो और जो है, इससे साथ-साथ क्या करिए, थोड़ी देर के लिए, अधिक समय के लिए नहीं, उससे बात करना बंद कर दीजिए। ना तो उसे कभी मारिए, ना उसके साथ चीखिए, ना उससे आवाज़ ऊँची करके बात करिए। तो तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सुलझाता नहीं है, बल्कि उस बात को और बढ़ाता है। आपने ऊँची आवाज़ में बोला, उसने और भी ऊँची आवाज़ में बोला। कई बार तो ऐसा होता है। और एक चीज़ और भी है कि को कभी भी डार्क रूम में भी मत बैठाइए। किसी छोटे से अंधेरे कमरे में बैठा दिया, किसी में मैं तो तुझे बंद कर देता हूँ, तो वो बच्चा अंदर से भयभीत हो जाता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाता है। आपको आपने के बच्चे को ऐसा थोड़ी करना है, आपको तो बस उसका गुस्सा शांत करना है। तो इस तरह से आप कभी भी मत करिएगा, और बहुत ही प्यार से उसको, जब वो बाद में आए, तो बहुत ही काम डाउन होकर के आप बहुत शांत रहिए, शांत से करके उससे बात करिए। जब आप बहुत ही, जैसे कि रात का टाइम है, रात के टाइम आप स्टोरी टाइम है ये, या बच्चे के सिर पर हाथ सहला रही हैं, उसकी कमर पर हाथ सहला रही हैं, क्योंकि जब हम कमर पर हाथ सहलाते हैं, तो बच्चे के अंदर से कोई ना कोई, जैसा कि मैंने बताया कि डोपामाइन जैसे कई सारे स्राव निकलते हैं, जो कि बच्चों को प्रफुल्लित कर सकते हैं, आनंद देते हैं, तो वो बच्चे का गुस्सा स्वतः ही शांत होता चला जाता है। ये स रात का टाइम बहुत ही रिसीविंग टाइम होता है, तो बच्चे का जब सोता है, तो उसके अंदर जो रिसीविंग टाइम है, उसमें वो बहुत ही शांत और सुव्यवस्थित हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि अपने बच्चे को के साथ काम डाउन होकर के उस समय से, मैं तुम्हारे विषय में समझ सकती हूँ। बेटा, हो जाता है कभी-कभी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, क्यों परेशान हो रहे हो? मत परेशान हो। तो इस तरह का हो गया, तो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से जब बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, वो होता है। अच्छा, डोंट गिव, हर चीज़ मत दीजिए उसे कभी भी, कि जो है वो कि रोगे रोगे नहीं तभी मिलेगी, ये हमेशा समझाइए। तो बच्चा धीरे-धीरे अपने क्रोध को शांत करता चला जाता है। एक साथ-साथ है कि उसको कभी-कभी स्पेस भी दीजिए, कि वो चुपचाप अकेले में बैठकर, कभी-कभी हमें भी तो ज़रूरत होती है स्पेस की, कि हम कहते हैं, देखो अच्छा, मुझे ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। आप सब लोग चले जाओ, मैं अपने आप को स्वयं में व्यवस्थित करूँगी या करूँगा। तो जब हम खुद के लिए स्पेस चाहते हैं, तो बच्चे को भी स्पेस चाहिए। जब बच्चे को स्पेस चाहिए, तो क्या है, उस समय उसका एंगर निकल जाता है। धीरे-धीरे वो शांत होता चला जाता है, और वो एंगर कभी-कभी आँसुओं के थ्रू, कभी-कभी शांत होकर के सोचने के थ्रू, कब वो उसका एंगर निकलने दिया जाता है, खुद हो जाए, और फिर उसके बाद आप आराम से बात करिए। तब उसके बाद आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता है। एक और भी तरीका है, बच्चे को प्यार से आलिंगन करिए, उसको हग दीजिए, और प्यार से कहिए उससे गुस्सा, इट्स ओके, डोंट वरी, इट्स ओके। बच्चा यही तो सुनना चाहता है। जैसे ही आपने उसकी कमर पर हाथ फेरा और कहा हग करते हुए, बेटा इट्स ओके, तो बच्चा एकदम शांत होता चला जाता है। इसके अंदर बहुत बड़ा एक
बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये एक बहुत बच्चे के क्रोध को शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका है, कि जैसे मैंने कहा कि जब रीढ़ की हड्डी पर हाथ फिराते हैं, तो कई प्रकार के श्राव हमारे शरीर से उद्भूत होते हैं, निकलते हैं, उद्भव होते हैं और बच्चा जो है शांत होकर के शांत होता चला जाता है। और एक है सिम्पैथाइज़ एम्पैथाइज़ कर रही हूँ, यानी कि समानुभूति का भावना करते हुए कि आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ बेटा। हो सकता है मेरे को भी आता है गुस्सा, तुम्हें ही गुस्सा नहीं, मैं भी ऐसा फ़ील करती हूँ, कोई बात नहीं। हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती, ये तो भगवान ने बनाया है कि गुस्सा आता भी है, हम हँसते भी हैं, खिलखिलाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, शर्म भी आती है हमें, कई सारी ये सब तो हमारी अनुभूतियाँ हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके साथ हुआ है तो ऐसे ही होगा। और एक टॉक टॉक आफ्टरवर्ड, बाद में आप उससे बहुत प्यार से बात करिए, दीजिए और उसको स्पेस दीजिए कि वो है। और एक है, ज्यादातर आप नो शब्द का यूज अधिकांश रूप से मत करो। डोंट यूज नो टू मच। जब हम टू मच नो का शब्द प्रयोग करते हैं, तब भी बच्चों को गुस्सा आता है, उनको क्रोध होता है। वो कई बार हार्म करने वाली बातें आपको कह जाते हैं और आपको बहुत बुरा लगता है। और ये जो एज है, एक्सप्लोरिंग एज है, और हम जब उसमें क्यों क्यों करके उसको कहते हैं, क्यों किया है ऐसा, ये किया किया, वो चीज भी उसके गुस्से में कहते थे, क्रोध में आग में घी डालते हैं। क्रोध में जब हम तेजी से बोलते हैं, इस तरह के प्रश्न करते हैं, तो उसके अंदर क्रोध की आग में आहुति सी पड़ती चली जाती है और बच्चे का क्या क्रोध या गुस्सा बढ़ता चला जाता है। और जरा उसको हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि उस समय की परिस्थिति में हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको हमें ये नहीं है कि उसकी बात को हमें बढ़ाते चले जाएँ, जैसा कि मैं अभी आपको कह रही थी कि हमें गुस्से में आग में घी नहीं डालना है, बल्कि उसको हमें शांत करना है। तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है कि उसका गुस्सा ना बढ़े, वो एक शांत चित्त से सही बात को समझ सके। अगर हम उस तरह की बातें करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो ज़्यादा टेंट्रम थ्रो ना करे, तो हम उसके लिए क्या करें, उसको काउंट डाउन करना सिखाएँ कि गिनती है 10, 9, 8, 7, इस तरह से जब हम करते चले जाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी हम शांत होते चले जाते हैं, हमारा क्रोध खत्म होता चला जाता है। ये हम अवस्था के अनुसार कर सकते हैं। और गुस्से की अवस्था के अनुसार, कि ज़्यादा गुस्सा है तो आप 30 के भी 3 बार काउंट डाउन करा सकते हैं, या 30 से शुरू कर सकते हैं, 30, 29, 28। तो ये सारी चीज़ें, हमारे रिवर्स काउंटिंग जो है, हमारे ब्रेन को डाइवर्ट कर देती है। और साथ-साथ हमें डीप ब्रीथिंग भी लेनी चाहिए। आप ज़रा कोई भी परेशानी में होते हैं, कोई है, तो अगर आप लंबी साँसें निश्वास लेते हैं, तो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सामर्थ्य प्रदान करती है, उस परिस्थितियों से जूझने के लिए बहुत सामर्थ्य प्रदान करती है। तो इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, बच्चों के साथ ऊँची आवाज़ में मत बोलिए, ऊँचा, क्योंकि उसका एक क्रिया जो है प्रतिक्रिया को जन्म देती है। तो अगर आप वैसा करेंगे तो बच्चे को भी वैसा लगेगा, तो बच्चा भी उसी तरह का, तो इसलिए कहते हैं ना, लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफ़ाज़त से करिए। ये परवरिश का बेहतरीन तरीका होता है। ये बेहतरीन परवरिश का सबूत होते हैं। तो ये जो है, एक अगर आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छे लफ्ज़ों का प्रयोग अपने बच्चे के सामने करा है, तो कल को आपके बच्चों को देखकर हर कोई कहेगा, "अरे! आपके माता-पिता कौन हैं?" तो इस तरह से आप उनके सब जगह छा जाएँगे और अपनी बात को अच्छे प्रकार से रखने का ढंग आपने अ, उन बच्चों को कर दिया। कई बार हम कहीं बाहर घूमने जाते होते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा उछल-कूद करता है, ये करता है, और हम पर भी सोशल प्रेशर होता है। हम कहीं बहुत ज़रूरी काम से बात कर रहे हैं, या कहीं किसी पार्टी में, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम जब बच्चा हमें तंग करता है, गुस्सा करता है, आपका पल्ला पकड़ के घूमता है और ची-ची करता है, तो क्या करते हैं कि आपका जो साथी है, वो उसको लेकर के बाहर चला जाता है। कभी उसको टॉफ़ी दे देता है, चॉकलेट दे देता है, कभी कुछ उसको बहलाता है उसमें। पर वो हमें कभी भी अधिक नहीं करना चाहिए। हमेशा कम से कम उसमें करना चाहिए, कभी-कभी इस तरह से करना चाहिए, और टाइम देख कर के ही आपको वो सब करना चाहिए। और
प्लान फॉर द टेंट्रम, और टेंट्रम के लिए प्लान भी करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जिस समय मेरे बच्चा टेंट्रम थ्रो अधिक करता है, तो उस समय मैं उसके साथ रहूँ। हो सकता है कि वो मेरा साथ चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है, और तो क्या है, जैसे आपको पता चल जाए कि बच्चा जो है, जब उसके खिलौने नहीं मिल रहे होते हैं, तब भी वो बहुत गुस्सा होता है। किसी चीज़ को ढूँढते हुए नहीं मिलता, तब भी वो चीज़ें पटकने या चीज़ें, तो आप ध्यान रखिए कि उसके खिलौनों को सँभाल कर के रखें। और उसके लिए जो है, दोपहर के टाइम आपको लग रहा है कि दोपहर के टाइम मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है, खींचता है, तो आप अपने सब काम को छोड़ कर के आप बच्चे के साथ पूरा का पूरा टाइम दीजिए, और पेशेंस के साथ आप उसके साथ समय निकालिए। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं नहीं कह पाई हूँ, परंतु आप उसमें हमें बताते चले जाइए। और बच्चे, पता है, कई बार ऐसे कहते हैं कि उनकी भावाभिव्यक्ति है कि वक़्त ऐसे ना दिया करो कि मुझे भीख लगे। बाकी इसके अलावा जो तुम्हें ठीक लगे, कि मुझे ऐसा वक़्त नहीं चाहिए। बच्चा जो है, बच्चे की एक भावनाओं को की उसको आप समझिए, कि उसको ऐसा ना लगे कि आप ऐसा वक़्त दे रहे हैं कि उसे भीख की तरह से थोड़ा-थोड़ा करके दे रहे हैं। बल्कि ऐसा लगे कि चाहे जो करो, जो तुम करो वो ठीक लग रहा है वो करो। पर मुझे ऐसा वक़्त चाहिए जो कि मुझे भीख की तरह से नहीं चाहिए। मुझे पूरा टाइम अपना क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम भी, कभी-कभी क्वांटिटी टाइम भी चाहिए, वो मुझे हमेशा मिलते रहना चाहिए। और बड़ों के साथ तो ये है कि उनकी हमें बातें सुननी भी चाहिए, उन्हें समझाएँ भी प्यार से, और उनकी प्रकृति जैसा कि है कि हर बच्चा एक सेम प्रकृति का नहीं होता, साथ ही एक स जैसा नहीं होता, तो उसकी प्रकृति के अनुसार ही हमें सोच कर व्यवहार उठाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े बच्चे भी, छोटा बच्चा तो अनजाने में भी करता है, पर बड़ा बच्चा भी क्रोध में आकर माँ के ऊपर हाथ उठा देता है, बहन के ऊपर हाथ उठाता है। तो ये सारा आप क्रोध को जब व्यवस्थित कर देंगे, तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आएँगी, और आगे चलकर उन्हें उन्हें ही फेस करना है। आगे चलकर अगर आपने उसके क्रोध को शांत नहीं करा, तो उसके भावी जीवन के लिए आप उसको व्यवस्थित नहीं कर पाएँगी। इसलिए आपको हमेशा सोचना चाहिए। आप कहते हैं हमारे समय में तो ऐसा होता नहीं था, हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था। तो हमेशा ध्यान रखो, अपने समय से इन नए बच्चों की तुलना मत करिए। ये नए दौर में पैदा हुए हैं, ये चिरंतन सत्य है। भविष्य और वर्तमान सदैव टकराता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो भविष्य, जो आज का बच्चा है वो भविष्य है, और आप हैं वर्तमान। हमेशा उसमें टकराहट होती है, तो क्रोध आएगा, पर शांत किसको रहना है? आपको रहना है। ये बहुत विस्तृत विषय है, कहना तो मैं बहुत सारा चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बाँट लिया है। कल नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, मेबी कि फ्राइडे को होगा, तो आप उसको भी सुनने की कोशिश करिएगा। तो आप हमेशा उम, आप इस क्रोध को बहुत अच्छी तरह से, क्रोध को शांत करने के उपाय बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँगे, और अपने बच्चे के भविष्य के लिए और स्वयं की के व्यवहार के प्रति इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे, तो आप बहुत ही सुखमय जीवन करेंगे। और एक सबसे अच्छी खबर आज मैं देती हूँ कि आज हमारे जितने सेशन हुए हैं, उनकी सेंचुरी हो चुकी है। आज हमने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, तो इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी इसकी बधाई की पात्र है, और साथ ही आप सब श्रोतागण भी, श्रोतागण, दर्शकगण, वो भी सब बधाई के पात्र हैं। इसलिए हम इस विस्तृत विषय को अब अगली बार स आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।